बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। आज के हमारे आर्टिकल का नाम है गैल्वेनोमीटर। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने करंट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स भी हमने स्टडी की थी, लेकिन वहां पे हमने कोई करंट मेजरिंग डिवाइस स्टडी नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। कहता है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस used to detect the passage of current and measure small values of current। तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी सर्किट में मौजूद करंट का पता चलाता है, उसको डिटेक्ट करता है, और सेकेंडली बहुत स्मॉलर अमाउंट के जो करंट्स होते हैं उनको मेजर भी करता है। नॉर्मली ये माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये तमाम एक ही प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, जिसको हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया था। That was torque on a current carrying coil in the magnetic field। यानी कि जब भी किसी कॉइल को जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करना शुरू कर देता है। तो यही हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल बनेगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट a torque acts on a current carrying coil in the magnetic field। और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी cos of alpha, where n is representing the number of turns, I is the value of the current flowing through the coil, A is the area of the coil, and B is the external magnetic field, and alpha is the angle between the plane of the coil and the magnetic field, जिसको यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, where alpha is the angle between plane of coil or loop and magnetic field। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी कहा है कि गैल्वेनोमीटर अपनी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं। नॉर्मली जो हम गैल्वेनोमीटर देखते हैं दैट इज अ पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, जो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। और स्टूडेंट्स, ये गैल्वेनोमीटर बुक के पेज नंबर 73 की साइड इंफॉर्मेशन में उसने हमें दिखाया हुआ है। लेकिन अभी जो हमने गैल्वेनोमीटर स्टडी करना है दैट इज सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, और वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है, और इसकी डायग्राम हमें पेज नंबर 72 की साइड इंफॉर्मेशन में नजर आती है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें मैग्नेट। स्टूडेंट्स, इसमें एक हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया जाता है, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अगर हम दोनों पोल्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। अब स्टूडेंट्स, हम इस फील्ड को कुछ स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दो सॉफ्ट आयरन के ऐसे पीसेस इन पोल्स के साथ अटैच करेंगे जो कि कनकेव शेप्ड होते हैं। अब जब आप ये पोल्स अटैच कर देते हैं तो उससे बनने वाला फील्ड हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स, आप दोनों फील्ड्स को देख सकते हैं कि अब जो फील्ड हमें मिल रहा है वो पहले वाले फील्ड के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि
यहां पे डेंसिटी ऑफ लाइंस इंक्रीज कर चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहां पे पोल फेसेस कनकेव करने से हमें यह फायदा मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो हम ये लिख लेते हैं यहां पे, अ हॉर्स शू मैग्नेट with concave shaped soft iron pieces which makes the field stronger। स्टूडेंट्स दोनों पोल्स के दरमियान में एल्यूमिनियम का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है जिस पे हम ऐसी कॉपर वायर से एक कॉइल बनाते हैं जिस पे बहुत ही थिन लेयर इंसुलेशन की होती है। नॉर्मली आपने देखा है कि वायर के ऊपर बहुत मोटी इंसुलेशन होती है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन यहां पे जो हम कॉपर की वायर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत बारीक इंसुलेशन है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपने इस पे कोई पेंट किया हो। इस वजह से हम इसको एनेमल्ड कॉपर वायर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस एनेमल्ड कॉपर वायर का फायदा यहां पे क्या होता है, इस एनेमल्ड कॉपर वायर की वजह से कॉइल का हर एक लूप दूसरे लूप से इंसुलेटेड रहता है। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं यहां पे, सेकेंड वन इज कॉइल, a coil C is wound on a rectangular aluminum frame by an enameled कॉपर वायर। अब स्टूडेंट्स इस कॉइल को दोनों पोल्स के दरमियान में हैंग करने के लिए हम एक फाइन मेटेलिक वायर यूज करते हैं। ये फाइन मेटेलिक वायर एक साइड से कॉइल के साथ अटैच होती है जबकि दूसरी साइड से एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच की जाती है। अब स्टूडेंट्स ये फाइन मेटेलिक वायर फॉस्फोर ब्रोंज मटेरियल की बनी होती है विच इज बेसिकली अलॉय, जो कि एक अलॉय होता है और इसमें फॉस्फोर, टिन और कॉपर के मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं। अब इन्हीं मटेरियल की वायर क्यों यूज की जाती है, तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें सबसे पहले है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और नंबर 2 इसकी इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लो होती है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम फॉस्फोर ब्रोंज की वायर को यूज करते हैं फॉर द सस्पेंशन ऑफ द कॉइल बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो थर्ड हमारे पास कंपोनेंट इसका बनेगा सस्पेंशन वायर। अ फाइन मेटेलिक वायर is used to suspend coil between poles of magnet. This wire is made up of an alloy called phosphor bronze, which contains phosphor, tin and copper। अब स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं,
नंबर 1, it has high conductivity. Number 2, it has low elastic constant. और स्टूडेंट, ये फॉस्फोर ब्रोन वायर करंट लीड के तौर पे भी एक्ट करती है। करंट लीड बेसिकली वो पाथ होता है जिसके थ्रू करंट कॉइल के अंदर या कॉइल से बाहर ले जाई जा सकती है। तो यहां पे हम ये पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं, इट एक्ट्स एज वन करंट लीड। जी स्टूडेंट्स, कॉइल की अदर साइड पे भी हम फॉस्फोर ब्रोन वायर्स यूज करते हैं, लेकिन ये वायर एक लूजली बाउंडेड स्पाइरल ई के साथ कनेक्ट होती है। अब स्टूडेंट्स, ये जो लूजली बाउंडेड स्पाइरल ई होता है, इसके दो काम होते हैं। एक तो ये सेकंड करंट लीड के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का सेकंड टर्मिनल बनाता है, और दूसरा ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, स्पाइरल ई other side of coil consists of loosely wound spiral E, which act as second current lead. Also, it brings the coil back to its mean position, or it provides restoring टॉर्क। जी स्टूडेंट्स, तो ये है गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन। अब हमने जब इसमें से करंट फ्लो करवाया, तो करंट फ्लो करवाने के नतीजे में कॉइल रोटेट करेगा। अब जैसे ही कॉइल रोटेट करना शुरू करता है, तो उसका फील्ड लाइंस के साथ एंगल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और जब कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो एक्ट करने वाला टॉर्क भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं इस तरह से कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर आ जाए, तो इस वक्त अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉइल पे एक्ट करने वाला टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि टॉर्क ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे डिपेंड ना करे, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम की रेक्टेंगल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन से बना हुआ सिलेंडर इंसर्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब आप ये सिलेंडर इंसर्ट करेंगे, तो इस सिलेंडर की हाफ साइड जो कि नॉर्थ पोल को फेस कर रही है, वो साउथ पोल बन जाएगी, और अदर हाफ साइड जो कि साउथ पोल को फेस कर रही है, वो नॉर्थ पोल बन जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलने वाली फील्ड लाइंस सिलेंडर के साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाएंगी, और सिलेंडर के नॉर्थ पोल से निकलने वाली फील्ड लाइंस मैग्नेट के साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाएंगी। इस तरह से बनने वाला फील्ड रेडियस ऑफ द सर्कल के अलोंग है, जिसकी वजह से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल फील्ड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम कॉइल को दोनों पोल्स के दरमियान में डिफरेंट ओरिएंटेशंस के ऊपर प्लेस करते हैं। अब ये फर्स्ट प्लेसमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉइल का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ एंगल 0 है।
अगर हम इसको फर्दर रोटेट करवाते हैं तो इस सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं कि कॉइल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ पैरेलल है, यानी कि अभी भी अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है। हम इसको थोड़ा सा और रोटेट करवा देते हैं, और रोटेट करवाएंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट आने वाली लाइन के साथ पैरेलल हो जाता है और अल्फा की वैल्यू 0 रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आयरन का सिलेंडर रखने की वजह से रोटेशन टॉर्क को इफेक्ट नहीं करती। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप एंगल की वैल्यू देखते हैं तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है। इसकी वजह से मैक्सिमम टॉर्क हर ओरिएंटेशन के ऊपर एक्ट करता है। यानी कि जो हम चाहते थे कि टॉर्क ओरिएंटेशन पे डिपेंड ना करे, वो हम अचीव कर सकते हैं अगर आप सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डी किस लिए यूज किया जाता है? सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डी makes the field radial and stronger. Also, it makes torque independent of orientation of coil. तो स्टूडेंट्स, यहां तक इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है कंप्लीट। आइए अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं तो कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा। हम कह सकते हैं कि इस वक्त कॉइल के ऊपर एक ऐसा टॉर्क एक्ट कर रहा है जो कि कॉइल को डिफ्लेक्ट करवाता है। डिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू टॉ विच इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा। लेकिन स्टूडेंट्स, हम ये बात कर चुके हैं कि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर की वजह से किसी भी ओरिएंटेशन पे अल्फा की वैल्यू 0 रहती है। तो ये कंडीशन यहां पे प्लेस करते हैं, ड्यू टू द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर the angle between field lines and plane of coil always remains 0, implies that cos of alpha that is equal to cos of 0 which is equal to 1। और इस वजह से टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी NIAB। दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, वो कहता है कि अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है इलास्टिक रीजन के अंदर, तो इस सिचुएशन में जो लूजली स्पाइरल कनेक्ट किया होता है अदर एंड से, उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है, एंड दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय रीस्टोरिंग टॉर्क। इसको हम टॉप प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, जिसको हम यहां थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टॉप प्राइम दैट इज इक्वल टू सी थीटा।
दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। ये वो टॉर्क है जो कि कॉइल को दोबारा उसकी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो फैक्टर आपको सी नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट ऑफ proportionality and is called torsional couple। अब स्टूडेंट्स, ये टॉर्शनल कपल क्या होता है, आइए देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब टॉर्शनल कपल को डिफाइन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू टॉ प्राइम दैट इज इक्वल टू सी थीटा एंड सी इज इक्वल टू टॉ प्राइम डिवाइड बाय थीटा, वेयर टॉ इज रिप्रेजेंटिंग कपल और थीटा ट्विस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे हम इसे लिख देते हैं कि दिस इज कपल डिवाइडेड बाय ट्विस्ट। तो फ्रॉम दिस हम सी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सी इज बेसिकली द कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। तो डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, डेफिनेशन torsional couple is defined as it is the couple for unit twist। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास दो किस्म के टॉर्क्स आ चुके हैं। एक वो टॉर्क है जो करंट के फ्लो करने की वजह से होता है, जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का नाम देते हैं। दूसरा रीस्टोरिंग टॉर्क है जो कि कॉइल को दोबारा उसकी मीन पोजीशन के ऊपर लाने की कोशिश करता है, जिसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू टॉर्क्स, कॉइल किसी एक पॉइंट पे रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, उस वक्त इन दोनों टॉर्क्स की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ये हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अब। एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। ये दोनों टॉर्क्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इफेक्ट कॉइल के ऊपर जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल उसी पॉइंट पे स्टेशनरी रहेगा। इन दोनों की वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हमने रिप्रेजेंट किया था टॉ से, रीस्टोरिंग टॉर्क को हमने रिप्रेजेंट किया था टॉ प्राइम से। टॉ की वैल्यू थी NIAB, जबकि टॉ प्राइम की वैल्यू थी C थीटा। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन से हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी वजह यह है कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट। तो यहां से अगर हम करंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। I इज इक्वल टू C थीटा डिवाइडेड बाय BAN, और इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय BAN और थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हैं कि C डिवाइडेड बाय BAN, दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर, और इस कांस्टेंट फैक्टर को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ थीटा एज इट इज आ जाएगा। नो G इज रिप्रेजेंटिंग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट।
अब स्टूडेंट्स किसी भी सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के कांस्टेंट की वैल्यू का पता होता है। गैल्वेनोमीटर की निडल हमें जो भी डिफ्लेक्शन देती है उस डिफ्लेक्शन को हम इस कांस्टेंट G से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास करंट आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा एमीटर है जो कि करंट मेजर करता है, लेकिन उसकी मेजरमेंट एम्पियर्स में नहीं होती, वो हमें इस थीटा डिफ्लेक्शन की फॉर्म में मेजरमेंट देता है, जिसको हम G के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास करंट एम्पियर में आती है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस कांस्टेंट फैक्टर को खत्म करेंगे तो इक्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाती है, तो रिलेशन बन जाएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब यह है कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा सर्किट में फ्लो करने वाला करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी लिखा था कि गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट। अगर आप किसी करंट के पाथ में गैल्वेनोमीटर को अटैच कर देते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन हमें यह बताता है कि सर्किट से फ्लो करने वाला करंट स्ट्रेंथ में ज्यादा है या स्ट्रेंथ में कम है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यूज का पता चल जाए तो हम करंट को मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स यूज किए जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहां तक ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।